Hello everyone, I hope you are all doing well for your EPFO एग्ज़ाम। लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ MCQ में आज हम अकाउंटेंसी के MCQs देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ के बाकी MCQs की प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके उनको भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब हम पैसे बैंक में जो हैं उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं, जब हमारा बैंक का बैलेंस जीरो में चला जाता है। जैसे इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ए लाइन ऑफ क्रेडिट दैट कवर योर ट्रांजैक्शन इफ़ योर बैंक अकाउंट ड्रॉप बिलो ज़ीरो, ठीक है ना। लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना, जो आपका क्रेडिट दैट कवर योर ट्रांजैक्शन, मतलब यूँ समझिए सिंपल, जो मैंने आपको बताया पे ये एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिंक्ड टू योर एवरीडे ट्रांजैक्शन अकाउंट इज एन अनसिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट डिजाइन टू कवर द शॉर्ट टर्म कैश फ्लो फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे ज़रूरत है तो जब आप उसमें अकाउंट में माइनस कर देते हो, जब आप डिपॉजिट कम लेकिन विड्रॉ ज़्यादा करते हो तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, सिंपल। विच रेशियो प्रोटेक्ट्स द क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? एक होता है डेटर, आपने पढ़ा होगा, एक होता है क्रेडिटर, ठीक है ना। डेटर कौन होता है? डेटर वो होता है जिसको लोन दिया गया हो, क्रेडिटर वो होता है जिसने लोन दिया हो। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। और द रेशियो, विच रेशियो प्रोटेक्ट द क्रेडिटर्स, तो कौन सी रेशियो प्रोटेक्ट करती है इसको? इसको प्रोटेक्ट करती है लो डेट इक्विटी रेशियो। अब ये क्या होता है? लोअर द डेट इक्विटी रेशियो, जितना डेट इक्विटी रेशियो कम होगा उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी किसको? जो पैसा देने वाला होगा, यानी कि लेंडर होगा, क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर यूजली लाइक करता है किसको? लो डेट टू इक्विटी रेशियो। तो जितना कम डेट इक्विटी रेशियो होगा उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी किसको? इक्विटी को, इसको क्रेडिटर्स को। तो ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से बाकी पढ़ सकते हैं कि क्या है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट सेल इंटू 100, फिक्स्ड एसेट इंटू 100, टोटल एसेट इंटू 100 आर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टोटल एसेट इंटू 100। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ROI इक्वल टू नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे पास टोटल एसेट कितना था, जो पहले हमारे पास टोटल एसेट कितना था, जब उनको हम 100 से करेंगे तो हमारा वो आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, यानी जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया कितना रिटर्न हुआ, तो उसकी रेशियो अगर हम निकालेंगे। सिंपली ये क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि ये एक परफॉर्मेंस मेजर है, जो हम एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट की या हम कंपेयर करते हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उससे हमें कितना ज़्यादा रिटर्न आया है। आई समझ आपको? देखो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, आप रिवीजन के लिए MCQ देख रहे हैं। यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, तो बहुत सारे MCQs डिस्कस कर रहा हूँ। और बाकी MCQ, हाँ, जो GS के हैं, बाकी कुछ MCQ मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे भी अगर लगता है कुछ डिटेल में डिस्कस करना है तो वो भी कर दूंगा मैं आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट इंडिकेट। यानी इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट इंडिकेट क्या करता है? लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लो सेल्स, हाई सेल्स, डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट। क्वेश्चन समझ आया आपको? बोल रहा है कि अगर हम, मतलब कौन सी इनमें से ऐसी चीज़ें जो हमें ये बताता है कि हम जो रिसोर्सेज को काफ़ी इम्प्रॉपर तरीके से, यानी कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग के बगैर यूज़ कर रहे हैं, है ना, और ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम एसेट्स पे। अब इनमें कौन सी चीज़ हमें बताएगी? तो क्या लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं, डिप्रिसिएशन? तो बिल्कुल, देखो अगर आपके पास एक दुकान है, ठीक है, दुकान में कस्टमर दिन को अगर आते हैं आपको 100, अगर आपको 100 रुपये का सामान बिकता है दिन में, तो उसमें अगर आप फजूल में 300-400 रुपये खर्च करेंगे रोज़ ऐसे ही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। या यहाँ पे अगर आपको 2 आदमी चाहिए आपकी शॉप पे या कंपनी में, आप इसमें 10 रख देते हो, तो ये ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाती है एसेट में, ठीक है। तो वही, यानी कि अगर हमें लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, जो हमने इन्वेस्ट किया उससे लो रिटर्न आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। विच बजट इज़ प्रिपेयर फॉर एडवर्टाइजिंग, सैलरी एंड मार्केट एनालिसिस। कौन सा बजट है? ऑपरेटिंग बजट, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट, स्टैटिक बजट, लेबर बजट। तो इसको हम बोलते हैं सेल्स एक्सपेंडिचर बजट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट, सैलरी ये किसका पार्ट होता है? एक्सपेंडिचर का पार्ट है ना, तो ये सेल्स में ही होता है एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है व्हाट डज ए मास्टर बजट इंडिकेट्स।
मास्टर बजट किसको इंडिकेट करता है? मटेरियल बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट या ऑल ऑफ द एबो? ऑल ऑफ द एबो इसका राइट आंसर है। सेल बजट को, प्रोडक्शन बजट और मटेरियल बजट को मास्टर बजट इंडिकेट करता है। ट्रांजैक्शन इज रेफर्ड एज विच इवेंट इन अकाउंटिंग? कौन सा इवेंट होता है ट्रांजैक्शन? पॉलिटिकल इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट, डिविडेंड, कैश ट्रांजैक्शन? बहुत ईजी क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक इवेंट है, आपको पता है। कोई भी इकोनॉमिक इवेंट को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज ए पार्ट ऑफ कौन सा है? अकाउंटिंग का है, बुक कीपिंग का है, डाटा एंट्री का है या जर्नल का है? जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो ये बुक कीपिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग में मतलब क्या होता है, हम जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है एज एंड व्हेन उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग एसेट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन, ऑपरेशन एंड अदर इवेंट्स ऑफ द बिजनेस। एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेफर टू एनालिसिस, ऑडिटिंग, रिकॉर्डिंग, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं? देखो आपने एक चीज़ अकाउंटिंग में पढ़ी होगी, वो जैसे IMRCSAIC पढ़ा है। आई फॉर आइडेंटिफाइंग। जब भी कोई हमें ट्रांजैक्शन होती है पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर हमें उसको मेजर करना होता है इन मनी टर्म्स में, फिर हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है जर्नल में। उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, कौन सा एंट्री कैसी, करेक्टर ऑफ एंट्री क्या, फिर समराइजिंग, फिर उसके बाद एनालाइजिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एनालाइजिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट पे क्या करते हैं? फिर हम इंटरप्रिटेटिंग करते हैं इसको, इस ट्रांजैक्शन को कि अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे स्पेंड मोर करना है, कहाँ पे स्पेंड कम करना है। तो ये बोलता है, ये इसकी क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजी है किसकी? अकाउंटेंसी की। आपने पढ़ी होगी मुझे लगता है। देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रेफर टू एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनिंग का बोल रहा हूँ मैं। तो आपको पता है एडिटिंग है ये। एडिटिंग क्या होता है? ऑन साइड वेरिफिकेशन करना एक्टिविटीज़ की, जैसे इंस्पेक्शन करना, एग्जामिनेशन करना किसी भी प्रोसेस का, क्वालिटी सिस्टम का, टू इंश्योर कंप्लायंस, क्या वो रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाइंट कर रहा है, क्या वो वही प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है। हु इज़ एन एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? शेयर होल्डर, CEO, मैनेजर, क्रेडिटर। एक्सटर्नल यूज़र कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है कौन है? लास्ट पे जो स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। लोन जिन्होंने दिया होता है तभी वो चेक करेंगे ना परफॉर्मेंस क्या है, क्या हमारा लोन वापस आ सकता है, नहीं आ सकता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज जो है उनके साथ शेयर करनी होती है। ये एक्सटर्नल यूज़र होते हैं इसके। आइडेंटिफाइंग इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन विच फेज ऑफ अकाउंटिंग? मैंने अभी आपको बताया था IMRC, ये फर्स्ट फेज है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना। व्हाट इज़ ए कंपनी? लीगल एंटिटी organized and operated for collective public or social benefit, in contrast with an equity that operate as a business aiming to generate profit for its owner। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, ठीक है ना। एक लीगल एंटिटी है फाउंड बाई ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एंगेज इन एंड ऑपरेट ए बिजनेस। ये एक लीगल एंटिटी होती है, एक लीगल पर्सन होता है कंपनी। व्हाट आर लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटीज़ कौन चीज़ होती है? ऐसी चीज़ जिनके लिए हमें पे करना होता है या जिनकी जिम्मेवारी हम पे आ जाती है। तो एक किस्म की ओब्लिगेशंस होती हैं ये, ठीक है ना, कंपनीज की ओब्लिगेशंस होती है। तो व्हाट इज़ इनकम? इनकम क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, द रेवेन्यू। किसी भी बिजनेस का रेवेन्यू जो वो गुड्स एंड सर्विस को बेच के आता है, गुड्स एंड सर्विस को, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं इनकम। फिर उसके बाद एसेट पोजेस्ड बाय द बिजनेस शुड बी शोन इन विच पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो आपने पता है आपको ये बैलेंस शीट होती है, इसमें एक साइड होता है एसेट, एक साइड होता है लायबिलिटी। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन से पार्ट एसेट पोजेस्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस के पास एसेट होता है, ठीक है, शुड बी शोन किस वाले साइड में होना चाहिए? लायबिलिटी वाले साइड में होना चाहिए, एसेट लायबिलिटी वाले साइड में होना चाहिए या एसेट वाले साइड में होना चाहिए? तो कौन से साइड? या फिक्स एसेट वाले साइड में होना चाहिए। वो एसेट जो बिजनेस के पास है इस वक्त, वो किस एसेट के, वो किसके पास होना चाहिए? तो वो एसेट में होगा, ठीक है। एसेट जो बिजनेस के पास है वो एसेट वाले साइड में होगा, क्योंकि अगर हम देखें बैलेंस शीट में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास लायबिलिटी, एक होता है एसेट। तो इवन ये तो आ ही नहीं सकता, रेवेन्यू हो गया, उसके बाद ये क्या बोलते हैं फिक्स एसेट, ये तो इसमें हम नहीं ऐड करते। यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी दो चीज़ें होती है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, ये तो कैंसिल कर दो, इन दो में से एक आंसर निकालो, सिंपल। ओके, तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे MCQ। इसमें कुछ अगर आपको चाहिए कि डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक, बट कर नहीं रहा,
क्योंकि टाइम कम है। और देखो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है। बाकी के MCQs जो है उनकी प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देख लीजिए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे वीडियो है, वो भी देख लीजिए, सब अच्छे से देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।